कांग्रेस सिस्टम, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ा था ना, जिसमें क्या देखा था 52 का इलेक्शन कांग्रेस ने डोमिनेट कर दिया, 57 का इलेक्शन कांग्रेस ने डोमिनेट कर दिया, 62 का इलेक्शन कांग्रेस ने सफा चट कर दिया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो कांग्रेस के मुकाबले कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही। कांग्रेस को नेशनल स्ट्रगल का एक जो उसकी लेगेसी थी उसका फायदा भी मिला, क्योंकि हर कोई इस चीज को कांग्रेस के साथ जोड़ रहा था कि भाई इन्होंने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है, इस वजह से हम आजाद हुए हैं, कांग्रेस नहीं होती तो हमें आजादी नहीं मिलती वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें लोगों के माइंड में थी। जैसे किसी घर में जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो हम उनकी छत्र छाया में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं होता ना यार कि अगर पिताजी दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद क्या होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माइंड मैप्स की सीरीज कंटिन्यू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, और अब हम डिस्कस करेंगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के बाद का अगला चैप्टर, आपका चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ा था ना, जिसमें क्या देखा था 52 का इलेक्शन कांग्रेस ने डोमिनेट कर दिया, 57 का इलेक्शन कांग्रेस ने डोमिनेट कर दिया, 62 का इलेक्शन कांग्रेस ने सफा चट कर दिया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो कांग्रेस के मुकाबले कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही थी। मतलब एक तरफ कांग्रेस 350 सीटें, 365 सीटें, दूसरी पार्टी 20 सीट भी नहीं ला पा रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन बन गई थी। ठीक है, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, जेंडर, कोई भी ले लो यार, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, हर कोई कांग्रेस में। कांग्रेस को नेशनल स्ट्रगल का एक जो उसकी लेगेसी थी उसका फायदा भी मिला, क्योंकि हर कोई इस चीज को कांग्रेस के साथ जोड़ रहा था कि भाई इन्होंने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है, इस वजह से हम आजाद हुए हैं, कांग्रेस नहीं होती तो हमें आजादी नहीं मिलती वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें लोगों के माइंड में थी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कांग्रेस का ये जो कांग्रेस सिस्टम था इसको चैलेंज क्या मिला। क्योंकि यार मुगलों का भी पतन हुआ था ना, तो सिस्टम कितना ही मजबूत क्यों ना हो। आज देख लो ना, देश में 2014 से आज 24 चल रहा है, कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, तो सिस्टम कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसका डाउनफॉल जरूर आता है, चैलेंजेस उसको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस कहानी की शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु से। भाई अभी तक मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या बताया था, कि जवाहरलाल नेहरू ही सब कुछ थे यार, एवरीथिंग। फॉरेन मिनिस्टर भी वही, प्राइम मिनिस्टर भी वही, दुनिया भर के देशों के हेड के साथ मिल रहे हैं वही, हर चीज मतलब इंडिया की एक एक पॉलिसी को शेप करने वाला व्यक्ति यही। आजादी की लड़ाई से लेके देश की सरकार चलाने तक नेहरू ही नेहरू है ना। लेकिन अभी तक हमने देश में यह नहीं देखा था कि नेहरू के बाद कौन पीएम बनेगा, सोचा ही नहीं था। कई बार होता है ना कि हम इतने ज्यादा आश्वस्त हो जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं यार कि इनके जाने के बाद क्या होगा। जैसे किसी घर में जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो हम उनकी छत्र छाया में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं होता ना यार कि अगर पिताजी दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद क्या होगा। और फिर जब वो अचानक से चले जाते हैं तो हम उस वॉइड को, उस खालीपन को महसूस करते हैं। जैसा कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हो, ये वॉइड, ये खालीपन जो नेहरू जी के जाने के बाद देश को ये फील करना पड़ा। तो पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज। ठीक है, 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, काफी समय से वो अनवेल थे। यही सवाल कि अब क्या, लोग मजाक भी बनाने लग गए कि भाई अब तो देश में आर्मी का रोल हो जाएगा, अब तो भारत में लड़ाइयां होने लग जाएगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, डेमोक्रेटिकली सक्सेशन देश में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो डिस्कस होने लग गई। सो आफ्टर नेहरू व्हाट, ये एक नया सवाल था कि भाई आर्मी के लिए पॉलिटिकल रोल होगा क्या। ओके, तो ये जो 1960 का दशक था इसको डेंजरस डिकेड कहा जाता है। डेंजरस डिकेड, खतरनाक दशक। अब देखो कैसे, 64 में नेहरू गए, 66 में शास्त्री चले गए, 62 में चाइना ने अटैक कर दिया, 65 में पाकिस्तान के साथ लफड़ा, ऊपर से देश में सूखा,
महंगाई, मतलब कोई ऐसा फ्रंट नहीं था जहां से भारत को चैलेंज नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसी वजह से 60s को डेंजरस डिकेड कहा जाता है, क्योंकि गरीबी, इनइक्वालिटी, ये सारी जो समस्याएं थी ये अभी तक सॉल्व थोड़ी हुई थी। जो मैंने आपको चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कि भाई हमारे सामने तो 2500 चैलेंज थे इतने, अभी थोड़ी सॉल्व हो गई थी, आज तक नहीं हुई, तो 60 में कैसे हो जाती। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये सारे जो अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, कहीं इन सब की वजह से देश का वापस से डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, देश कहीं वापस से बट ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब देश में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। देश का टूट जाना, किसी एक राज्य का देश से अलग होने की बात करना, देश के लोगों का देश के खिलाफ बात करना, यह सब तब होता है जब देश में समस्याएं गंभीर होती हैं। ऊपर से देश का जो इतना बड़ा आदमी जिसने देश को जोड़ के रखा हुआ था, नेहरू, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं एक साथ आन पड़ी। अगले पीएम नेहरू के बाद बने लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे के कामराज। के कामराज ने पार्टी के सारे लोगों से कंसल्ट किया और सबने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे हामी भरी। शास्त्री जी सीधे सादे, सादा जीवन, उच्च विचार, है ना। रेलवे एक्सीडेंट हुआ, रेल मंत्री थे, रिजाइन कर दिया। आज तक कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं हम इनकी। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जिन्होंने बंगला लेने से मना कर दिया था। बहुत सारी सादे जीवन की इनकी कहानियां हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये मंत्री भी रहे थे, बिना किसी विवाद के नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हमेशा से। ओके, अर्लियर ही हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए, अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी कमिटमेंट के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, सो दो चैलेंजेस शास्त्री जी के टेन्योर के दौरान देश को फेस करना पड़ा। एक तो वही गरीबी, सूखा, फेल्ड मॉनसून। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत इतनी हो गई थी कि हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। एंड देन दूसरा हुआ था 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर, जो कि मैंने आपको एक्सटर्नल रिलेशन वाले चैप्टर में बता दिया। इसी वजह से जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, ताकि दोनों चैलेंजेस को हम फेस कर सकें। अचानक से जब मैंने आपको यह भी बताया था कि ताशकेंत अग्रीमेंट साइन किया गया था, सोवियत यूनियन ने ब्रोकर किया था, तो जब शास्त्री जी ताशकेंत अग्रीमेंट साइन करने गए थे, वहां अचानक से उनकी मृत्यु हो गई सडनली। ठीक है, तो अयूब खान के साथ वो वहां पे ताशकेंत अग्रीमेंट साइन करने गए थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। आज तक कंट्रोवर्सी है कैसे हुई शास्त्री जी की मृत्यु। ठीक है, तो भाई अब ले दे के नेहरू के बाद शास्त्री के नाम पे आए। अब शास्त्री के बाद क्या, तो 2 साल में 2 प्रधानमंत्री देश ने खो दिए। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 नेताओं को लेके इंटेंस कंपटीशन चल रहा था, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। ठीक है, मोरारजी देसाई भी बड़ा नाम, बॉम्बे, उस समय बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, जिसको बाद में महाराष्ट्र और गुजरात के नाम पे तोड़ा गया। तो बॉम्बे जो एक यूनाइटेड राज्य था, उसका मुख्यमंत्री था भैया मोरारजी देसाई। ठीक है, और साथ ही साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री भी थे। उसी तरीके से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत, और कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। और साथ ही साथ शास्त्री जी जब पीएम थे तब वो सूचना मंत्री भी थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थी। तो दोनों का अच्छा खासा बैकग्राउंड, अच्छा खासा प्रोफाइल। इंदिरा गांधी को ज्यादा सपोर्ट मिला। अल्टीमेटली जब यूनानिमस डिसीजन नहीं हुआ, यानी कि सबने, किसी ने मोरारजी देसाई, किसी ने इंदिरा गांधी का नाम लिया, तो फिर वोटिंग करानी पड़ी। शास्त्री जी के केस में वोटिंग नहीं करानी पड़ी थी, क्योंकि सबने शास्त्री जी के नाम पे हामी भरी थी। इसी से पता चलता है कि वो कैसे नेता थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के नाम पे सबने सहमति नहीं दिखाई, तो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को डिफीट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सबने इंदिरा गांधी को ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट क्यों किया। यही तो कहानी थी। जो कांग्रेस के बुजुर्ग लोग थे ना, जो सीनियर लोग थे, जिन्होंने नेहरू जी के साथ इतना काम किया था, उन्होंने ये सोचा कि यार नेहरू जी की बिटिया है, अगर हम आज इन्हें सपोर्ट करके पीएम बनाते हैं तो ये कल को कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से ही चलेंगी। हम जैसा कहेंगे, हम जैसा गाइड करेंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगी। नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को यह लगने लगा कि हम एक ऐसे आदमी को पीएम बना देते हैं जो कि आगे चल के हमारी अच्छी, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करे।
तो भाई 66 में इंदिरा गांधी पीएम बन गई। अब देख लो 52 में इलेक्शन हुआ था, 57 में इलेक्शन हुआ, फिर 62 में इलेक्शन हुआ, 62 के बाद 67 में इलेक्शन होने थे, और इसी 62 से 67 के बीच में 5 साल में ही नेहरू और शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और इंदिरा गांधी पीएम बनती है। अब इंदिरा गांधी पीएम 66 में बनी है, अगले 1 साल में ही उनको चुनाव लड़ना है, और इस बार चुनाव नेहरू जी के बिना लड़ा जाएगा, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। ठीक है, तो कितने बड़े चैलेंजेस जो हैं वो सामने थे। और वही इन्हीं सारे बैकग्राउंड में 1967 का इलेक्शन जो है वो कराया जाता है। ठीक है, सो 1967 को एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है भारत की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री में। कई सारे मेजर चेंजेस जो हैं वो देश में देखने को मिले। दोनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई, और जो नई प्रधानमंत्री आई थी उनको ऑफिस हेल्ड किए हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था। ऊपर से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस अलग, मॉनसून फेलियर, सूखा, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हो चुका था। ठीक है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्राएं थी, उसमें कमी आ गई थी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना के साथ जो वॉर की चीजें चल रही थी, उस वजह से अच्छा खासा पैसा हमें मिलिट्री में लगाना पड़ रहा था, जो पैसा हमारे डेवलपमेंट में लगता। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने रुपी को डिवैल्यू किया। ठीक है, जो कि दिख रहा था क्लियर कट कि हमने अमेरिका के दबाव में किया था। ठीक है, 5 रुपए से 7 रुपए कर दिया, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपी की जो कीमत थी हमने उसको डिवैल्यू किया, यानी कि कहीं ना कहीं डॉलर को ज्यादा मजबूत किया, रुपी को कम किया। ओके, सो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से कई सारे मतलब और भी आप कह सकते हो कि इश्यूज जो है वो हमने देखा कि सामने आए। लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लग गए तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। ठीक है, खाने, फूड स्कैर्सिटी, देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति देश में सही नहीं थी। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं 67 के इलेक्शन के पहले का माहौल। जैसे आज से 20 साल बाद लोग पढ़ेंगे 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए तो उसके पहले क्या माहौल था, तो वही मैं बता रहा हूं आपको 67 के इलेक्शन से पहले क्या माहौल था। कि भैया 2-2 पीएम जा चुके थे, एक नई पीएम आई थी जिसको आए हुए साल भर भी नहीं हुआ था, और ऊपर से देश में इतने सारे इश्यूज चल रहे थे। ठीक है, गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोटेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, बंद हो रहे हैं जगह जगह पे, हड़तालें कर रहे हैं लोग, और मतलब काफी सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को इंदिरा गांधी की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझा, रेदर देन ये समझने के कि भाई लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम को समझने के बजाय इंदिरा गांधी ने समझा कि यार ये लोग तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा देखा गया। ठीक है, और इसका फायदा दूसरी पार्टीज ने भी उठाया, वो लोग भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लग गए, और इसी दौरान इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगे भी काफी सारे हुए। जब देश में कुछ सही नहीं चलता ना, तो कुछ सही नहीं चलता। ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस के खिलाफ जितनी भी पार्टीज थी उनको लग रहा था ना यही मौका है कांग्रेस को सत्ता से हटाने का, 1952 से सत्ता में है, यही मौका है कांग्रेस को हटाने का, नेहरू भी नहीं है। ठीक है, और ऑपोजिशन पार्टीज को यह भी लगने लगा कि अगर हम सब अलग अलग रहेंगे ना तो वोट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कांग्रेस जीत जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम सब एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि अभी कांग्रेस वालों ने किया, इंडी अलायंस बना दिया, सब एक साथ आ गए मोदी के खिलाफ, वैसे ही वो सब उस समय एक साथ आ गए इंदिरा के खिलाफ। ठीक है, तो जितनी पार्टीज जो कि एक दूसरे से काफी अलग थी सोच में भी, प्रोग्राम्स में भी, लेकिन क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थी इसलिए सब एक साथ आ गए। जैसे कि अभी मोदी के खिलाफ हैं तो भैया अखिलेश भी और मायावती भी और लालू भी और मतलब नीतीश भी सब एक साथ आ गए। नीतीश तो चलो कभी इधर कभी उधर होते रहते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स के लिए ये सब चीजें हुई, और उनको ये लगने लगा कि भाई इंदिरा गांधी की जो अभी इनएक्सपीरियंस है, नई नई आई हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ही मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती है, तो ये एक अच्छा मौका है कांग्रेस को हराने का। और इस स्ट्रैटेजी को राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म का नाम दिया। तो नॉन कांग्रेसिज्म क्या था? सारी नॉन कांग्रेसी पार्टियों का एक साथ आ जाना ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। और इन लोगों ने यह बोला कि भैया कांग्रेस का जो शासन है वो अनडेमोक्रेटिक है, गरीब लोगों के खिलाफ है, इस वजह से डेमोक्रेसी देश में वापस लानी पड़ेगी, और हमने कांग्रेस को हटाने के लिए नॉन कांग्रेसिज्म का सहारा लिया है। ठीक है,
तो ये वो दौर था जिस दौर में फरवरी 1967 में देश में इलेक्शन हुए, और जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसको पॉलिटिकल भूचाल माना गया, पॉलिटिकल भूकंप माना गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक माना गया। ठीक है, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि हार गई थी, लोकसभा में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल गई, इंदिरा गांधी ही पीएम बनी, लेकिन कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिली एज कंपेयर टू 52, 57, 62। कांग्रेस को वोट भी कम मिले और सीटें भी कम मिली, और साथ ही साथ कांग्रेस के यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री अपनी अपनी सीटें हार गए थे। तो इससे यह क्लियर कट अंदाजा हो रहा था कि देश की जनता का मूड कांग्रेस की सरकार के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी उनकी आ गई। मतलब जैसे अभी हुआ, मोदी सरकार को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इससे क्या संदेश गया कि भाई देश का मूड कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली मोदी सरकार में आने में कामयाब रहे, और कहीं ना कहीं उनको उतनी सीटें मिल गई कि हां भाई 2-3 पार्टी के सपोर्ट के साथ सरकार बन जाए। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी हुआ। ठीक है, तो आप देख लो कौन कौन हारा। के कामराज खुद हार गए, एस के पाटिल महाराष्ट्र में बड़े नाम थे, वेस्ट बंगाल में अतुल्या घोष बड़ा नाम था, के बी सहाय बिहार में। तो ये सारी अपनी अपनी खुद की सीटें हार गए। मतलब इमेजिन करो कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी ये सब अपनी सीटें हार जाएं, वैसा माहौल हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ अभी तक तो ये हाल था ना कि हर स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार आ रही थी, पूरा मैप मैंने आपको दिखाया था, कांग्रेस ही कांग्रेस था। लेकिन 1967 के इलेक्शन में 7 राज्यों में कांग्रेस ने मेजॉरिटी लूज कर दी, और 2 और राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस के लोग दूसरी पार्टी में चले गए, और इस वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। यानी कि 9 राज्य ऐसे हो गए जहां कांग्रेस सरकार बनाने में नाकामयाब रही। तो कांग्रेस के लिए यह एक तरीके से हार ही थी कि भैया 9 राज्यों की सरकार से तुम्हें हार देखना पड़ा है, और सेंटर में भी जो तुम्हारे वोट्स आए हैं, सीट्स आई हैं, वो कम आई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, पीला यानी कि जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली और कांग्रेस की सरकार बनी, और ये कलर यानी कि जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो पहले ये मैप पूरा येलो हुआ करता था ना, तो वो 9 राज्य जो थे वो पूरे देश में फैले हुए थे। आप देख लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, यानी कि साउथ का भी है, देन उसके बाद ईस्ट का भी है, ठीक है, वेस्ट का भी है, मतलब ईस्टर्न साइड के भी हैं, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल साइड के भी हैं, और नॉर्दर्न साइड के भी हैं। मद्रास में जो डीएमके पार्टी थी वो सरकार में आई। डीएमके जो है कहीं ना कहीं एंटी हिंदी माहौल पैदा करके सरकार में आ गई। ठीक है, और कई सारी कोलिशन सरकारें बनी जिसमें नॉन कांग्रेसी सरकारें एक साथ आई, नॉन कांग्रेसी पार्टियां एक साथ आई और उन्होंने सरकार बनाई। और ये कहावत चलती थी कि दिल्ली से हावड़ा जब आप ट्रेन में जाओगे तो एक भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे कांग्रेस की सरकार हो। तो क्या दिन आ गए थे कांग्रेस के। सवाल ये उठने लग गया था कि क्या कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म। ठीक है, सो कोलिशन यानी कि जब एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो मिलके सरकार बना लेते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है, आपको दिख रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है। तो उस समय इन सरकारों को कहा जाता था संयुक्त विधायक दल की सरकार, यानी कि एसवीडी गवर्नमेंट। हालांकि ये सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जो कि एक दूसरे के साथ जिनकी सोच नहीं मिलती थी, लेकिन सिर्फ सरकार बनाने के लिए साथ में आ गए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिफेक्शन का बताया कि भाई बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ के ही चले गए दूसरी पार्टियों में, जिस वजह से सरकार नहीं बन पाई। सो डिफेक्शन जो था उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1967 के बाद इन मेकिंग एंड अनमेकिंग द गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो 1967 के इलेक्शन के बाद कई सारे कांग्रेस के लोग नॉन कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहे इन 3 स्टेट्स, हरियाणा, एमपी एंड यूपी। और उस समय यह कहावत फेमस हुई थी, आया राम गया राम। जब गयालाल नाम का एक एमएलए हरियाणा का, उसने 14 से 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा स्प्लिट इन द कांग्रेस, कि भाई कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, इस भरोसे पे कि इंदिरा गांधी आगे जाके हमारी हेल्प करेगी,
हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा नहीं कर रही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ऐसा नहीं कर रही थी और इस वजह से कांग्रेस के भीतर में खटास आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो 67 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस सेंटर में तो पावर में आ गई, लेकिन मेजॉरिटी नहीं, मतलब कम मेजॉरिटी थी, कम वोट्स थे और कई सारे राज्यों में हार चुकी थी। और इस रिजल्ट से यह प्रूव हो गया था कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को हटा के कोई एक पार्टी ऐसे सब्स्टिट्यूट में नहीं दिखी थी। हां, सब मिलजुल के कांग्रेस को हरा रहे थे। ठीक है, तो कई सारी जो नॉन कांग्रेसी कोलिशन सरकारें थी वो ज्यादा लंबी नहीं चली, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इंदिरा गांधी को रियल चैलेंज मिला सिंडिकेट से। सिंडिकेट यानी कि वो लोग जो कांग्रेस के भीतर के थिंक टैंक थे, बुजुर्ग बुढ़े लोग जो नेहरू जी के साथ काम करते आए थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को इस सपोर्ट में, इस भरोसे पे सपोर्ट किया था कि ये हमारा साथ देगी। ठीक है, सो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस मानेगी, ऐसा इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन इंदिरा गांधी अपनी चलाने में लगी रही और इनकी बात नहीं सुनती थी। इंस्टेड इंदिरा गांधी अपने खुद की एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था जो कि पार्टी के बाहर के लोग थे, उनकी बात सुनती थी, इनकी नहीं सुनती थी, तो इनको खराब लगता था। ठीक है, और धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने इस सिंडिकेट के लोगों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को दो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड, कि भाई एक तो सिंडिकेट से लड़ाई लड़ रही है और दूसरा 67 में जो कांग्रेस की हालत हुई है उसको भी ठीक करना है अगले इलेक्शन में। तो ये दो चैलेंजेस थे। इंदिरा गांधी ने इस पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बदल दिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि ये सिंडिकेट के जो लोग हैं ना, ये लोग अमीरों के फेवर में हैं, मैं हूं गरीबों की मसीहा, ऐसा दिखाने लग गई वो। ठीक है, और कई सारी प्रोग्राम्स भी वो लॉन्च करने लग गई, जैसे कि 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था 1967 में, जिसमें कि बैंक्स के सोशल कंट्रोल की बात थी, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन था, अर्बन प्रॉपर्टी इनकम में सीलिंग थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो सिंडिकेट लीडर्स को कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इन प्रोग्राम्स को अप्रूव करना पड़ रहा था। देन उसके बाद 1969 का इलेक्शन आया जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हुई। ठीक है, 1969 में जो उस समय देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हो गई तो नया प्रेसिडेंट चुनना था। अब नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट देना था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने नीलम संजीवा रेड्डी जो कि लोकसभा के स्पीकर थे, उनको प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए चुना। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, सिंडिकेट के ग्रुप के थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को यह पसंद नहीं आया और इंदिरा गांधी ने उस समय जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्हें एनकरेज किया कि आप भी लड़ाई लड़ो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अब एक पार्टी से दो कैंडिडेट कैसे आ सकते हैं भाई? कांग्रेस वालों ने तो ऑलरेडी एन संजीवा रेड्डी को बोल ही दिया है। ठीक है, इंदिरा गांधी कांग्रेस का ही पार्ट है, सिंडिकेट भी कांग्रेस का ही पार्ट है। सिंडिकेट वालों ने अपनी चलाई और संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब इंदिरा गांधी क्या करे भाई, एक ही कैंडिडेट जा सकता है। तो उन्होंने वीवी गिरी को बोला कि आप जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस के साइड से आप नहीं लड़ सकते। अब सिंडिकेट वालों ने देखा कि इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ किसी दूसरे को खड़ा करा रही है, तो सिंडिकेट वालों को और खराब लगने लग गया। ठीक है, तो उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे निजालिंगप्पा, उन्होंने एक व्हिप इशू किया। व्हिप यानी कि एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि अगर इशू कर दिया गया यानी कि आपको पार्टी के हिसाब से ही वोट करना है, पार्टी के हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, तो उन्होंने ये व्हिप इशू किया और कहा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और उसमें एमपी और एमएलए वोट करते हैं, आपको पता ही है। तो कांग्रेस के सारे एमपी और एमएलए को बोल दिया गया कि इस इलेक्शन में आपको नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करना है, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट वो हैं। इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक मीटिंग की मांग की, यानी कि एक मीटिंग की रिक्विजिशन की। इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन वो मीटिंग रिफ्यूज कर दी गई। अब इंदिरा गांधी साइलेंटली वीवी गिरी को सपोर्ट कर ही रही थी और अब साइलेंटली सपोर्ट करने के बाद उन्होंने कंसाइंस वोट की डिमांड कर दी। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली सारे एमपीज और एमएलएस को बोल दिया कि जिसको मर्जी उसको वोट करो।
यानी कि इनडायरेक्टली नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ वोट करो। ठीक है, वीवी गिरी जीत गए, वीवी गिरी जीत गए, इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जीत गया, संजीवा रेड्डी हार गए। सिंडिकेट को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस में जो स्प्लिट था वो खुलेआम सामने आ गया। इंदिरा गांधी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई जिसका नाम था कांग्रेस आर। आर मतलब रिक्विजिशन। तो वो जो मीटिंग इन लोगों ने रिक्विजिशन की ना, रिक्विजिशन का मतलब होता है मांग, मीटिंग की मांग करना। ठीक है, तो रिक्विजिशनिस्ट यानी कि मांग करता, तो उसी नाम पे रख दिया गया कांग्रेस आर। और जो बुड्ढों की, सिंडिकेटों की जो कांग्रेस थी वो हो गई कांग्रेस ओ। ठीक है, सो 1969 नवंबर कांग्रेस का जो सिंडिकेट वाला ग्रुप था वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कांग्रेस ओ, और इंदिरा गांधी वाला ग्रुप कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, ओल्ड कांग्रेस, न्यू कांग्रेस भी लोग इसे कहते थे। इंदिरा गांधी ने ऐसा भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि मेरी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है, गरीबों की कांग्रेस है। देन उसके बाद प्राइवी पर्स का एक मामला आया। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था ना कि प्रिंसली स्टेट्स, अब जब प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा बन रहे थे तो उस समय उन्हें यह प्रॉमिस किया गया था कि आप भारत का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको जो भी बेनिफिट्स है ना वो सरकार की तरफ से मिलते रहेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार ने उस प्रीवी पर्स को हटाने की मांग की। इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला कि भाई ये तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। जब हमने टाइटल्स अबॉलिश कर दिया, राजा रजवाड़ों का सिस्टम ही हटा दिया, तो हम तुम्हें बेनिफिट क्यों दें? मोरारजी देसाई का कहना था कि ऐसा करके तो आप प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के साथ धोखा कर रहे हो। उस समय तो आपने बोला था बेनिफिट देंगे, अब आप हटा रहे हो। तो ये सारा मैटर भी जो है वो हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने में सक्सेस हासिल किया। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970, लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। एंड देन बाद में जो है ना कहीं 1971 के बाद इस चीज को अबॉलिश कर लिया गया। ठीक है, सिंडिकेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नोट्स में मेंशन कर दिया है कि भाई वो लोग जो कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में थे, जिसके लीडर थे के कामराज, जो कि सीएम थे, एक्स सीएम थे तमिलनाडु के, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस के सारे जो मेन जो पुराने लोग थे ना वो शामिल थे, और इन्होंने ही इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं पीएम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, नाउ इंदिरा गांधी की सरकार, अब क्योंकि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया है तो अब कांग्रेस ओ वाले जो है अलग हो गए, कांग्रेस आर की सरकार चल रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, 67 के इलेक्शन में कांग्रेस को ऑलरेडी सीटें उतनी नहीं मिली थी, मेजॉरिटी से थोड़ी सी ऊपर थी। अब उसमें से कांग्रेस ओ वाले अलग हो गए, तो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी वो माइनॉरिटी सरकार में आ गई, लेकिन फिर भी कुछ पार्टी ने सपोर्ट किया और सरकार जो है वो चलती रही। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी थी? डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी एटसेट्रा। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड सरकार ने कई सारे अटेम्प्ट्स किए कि भाई अपने आप को सोशलिस्ट दिखा पाए, एक ऐसी सरकार दिखा पाए जो गरीबों के फेवर में काम करती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म्स और कई सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को यह चीज खटक रही थी कि यार मैं दूसरी पार्टियों के सपोर्ट से सरकार में हूं। उनका यह था कि अब वापस से इलेक्शन कराओ और मैं वापस से फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आना चाहती हूं। ठीक है, इसको देखते हुए 1971 में 5वें इलेक्शन करवाए गए। इंदिरा गांधी ने 1970 में रेकमेंड कर दिया कि भैया लोकसभा को डिसॉल्व करो। इलेक्शन 67 के बाद 72 में होने चाहिए थे कायदे से, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक साल पहले करवाने की घोषणा करवा दी। ठीक है भाई, हर कोई ये देख रहा था कि इलेक्शन होगा तो कांग्रेस ओ जीतेगी, क्योंकि असल तो कांग्रेस ओ पुराने वाले हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है पार्टी का। सारे जो मतलब हर स्टेट में जो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का फैला हुआ है वो कांग्रेस ओ के कंट्रोल में है, तो ज्यादा मजबूत वो है। ठीक है, जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेसी सरकार पार्टियां थी, उन लोगों ने क्या किया? अलायंस बना लिया, जिसका नाम रखा गया ग्रैंड अलायंस। ठीक है, तो ये सारी पार्टीज उस ग्रैंड अलायंस के साथ में आई। ओके, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का प्रोग्राम चालू किया।
इंदिरा गांधी ने लोगों के सामने बताया कि भाई बाकी पार्टियां इंदिरा हटाओ कह रही हैं, मैं गरीबी हटाओ कह रही हूं, तुम मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस बैकग्राउंड में इलेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला। और कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस, उनके साथ में सीपीआई का अलायंस था, उन्होंने इस इलेक्शन में अच्छी खासी सीटें और वोट्स हासिल किए। इतने वोट कांग्रेस को आज तक नहीं मिले थे जितने कि इस इलेक्शन में मिले। ठीक है, तो 375 सीटें कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस आर और सीपीआई अलायंस को मिली। कांग्रेस आर को अकेले 352 सीटें मिली, जो कि अच्छी खासी फुल मेजॉरिटी से भी ज्यादा थी। कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीटें मिली, ग्रैंड अलायंस को टोटल 60 सीट से भी कम। ठीक है, तो एक बार फिर से इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व दिखा दिया। और मैंने आपको एक्सटर्नल रिलेशन वाला चैप्टर में बताया है ना, बांग्लादेश बना, उसमें भी इंदिरा गांधी का अच्छा खासा, इंडिया का अच्छा खासा रोल था। तो इंदिरा गांधी की एक इमेज, एक पर्सनालिटी और ज्यादा जो है वो इनहैंस हो गई। ऊपर से ये वाला इलेक्शन भी जीत गई फुल मेजॉरिटी से, उससे भी ज्यादा सीटों से। तो ये वो दौर था 71 का, जब इंदिरा गांधी अपने आप को भगवान समझने लग गई थी। इसी वजह से तो 4-5 साल बाद इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अपने आप को बहुत बड़ा नेता, एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी जो है वो मानने लग गई थी। ठीक है, सो 1971 के बाद, जैसा कि बांग्लादेश वाली स्टोरी आपको पता ही है, ऑपोजिशन के लोग भी इंदिरा गांधी को एडमायर करने लग गए उनकी स्टेट्समैनशिप के लिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को गरीबों का मसीहा और एक ऐसा लीडर माना जाने लगा जो कि एक बहुत ही नेशनलिस्ट लीडर हो। सो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वॉज रीस्टोर्ड इन दोनों इलेक्शन की जीतों से, और कांग्रेस जो है वो लगभग सारे राज्यों में भी पावर में आ गई थी। 67 में जो हाल हुआ था वो कहीं ना कहीं ठीक हो गया था। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सिस्टम रीस्टोर हुआ? तो कांग्रेस सिस्टम रीस्टोर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, ये जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, ये वो वाली कांग्रेस नहीं थी जो जवाहरलाल नेहरू के समय थी, जिसमें कि कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी कांग्रेस में होते थे ना। ये अलग कांग्रेस थी। ये वो कांग्रेस थी जो कि गरीबों, अंडर प्रिविलेज्ड और पिछड़े और वंचित लोगों के सपोर्ट से खड़ी हुई। ठीक है, तो कांग्रेस रिस्टोर नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी का नेचर ही बदल दिया। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, जिसमें मेन बातें हमने आधे घंटे के आसपास के समय में कर ली है। ठीक है, तो माइंड मैप्स के थ्रू आप यहां पे देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू नोट। ठीक है, बाकी आप इस चीज को समझिए कि माइंड मैप्स का ये जो हमारा सेशन है, इसका टोटल फोकस है आपको रिवाइज कराना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना, दैट्स इट। पूरा डिटेल में अगर ये चैप्टर पढ़ाने जाऊं तो लगभग 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ना हमारा वो गोल है इस माइंड मैप की सीरीज में, और ना हम वो अभी करेंगे। आई होप कि माइंड मैप्स की सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये रिवीजन का समय है। रिवाइज करो, ये चैप्टर्स आपने ऑलरेडी काफी पढ़ चुके होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू गाइस, विल सी यू सून अगले माइंड मैप्स के साथ।